बहुत समय पहले की बात है। अमीरपुर नामक राज्य में एक राजकुमारी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका नाम राशि था और उसकी बहुत सारी सहेलियाँ थीं। एक सुबह राजकुमारी राशि की माँ ने उसे किस करते हुए जगाया। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी बेटी, उठ जाओ, सुबह हो गई है। ओह मॉम, आज तो संडे है ना, स्कूल की छुट्टी है, मुझे और सोने दो थोड़ी देर प्लीज। तुम सो सकती हो, लेकिन क्या तुम आज उठकर अच्छे से तैयार नहीं होगी, क्योंकि आज तुम्हारा बर्थडे है। अरे हाँ, आज तो मेरा बर्थडे है, मैं भूल कैसे गई। हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक्स मॉम। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कौन सा केक पसंद है, मैं वही ऑर्डर कर दूंगी। और खाने में कुछ स्पेशल बनाना है, वो भी बता देना। माँ, आप मेरे लिए पिज्जा और एक चॉकलेट केक मंगाना, और मैं अपनी सहेलियों को भी बुलाऊंगी, बड़ा मजा आएगा। लेकिन घर पर मैं अपने हाथों से अपनी सहेलियों के लिए अपना फेवरेट कॉर्न सूप बनाऊंगी। फिर राजकुमारी राशि की माँ ने फोन करके पिज्जा और चॉकलेट केक ऑर्डर किया और साथ ही फोन करके राशि की सभी सहेलियों को महल में इनवाइट किया। इधर राजकुमारी राशि नहा धोकर कपड़े पहनकर रेडी हो गई। फिर एप्रोन पहनकर अपनी माँ के साथ सबके लिए अपना फेवरेट कॉर्न सूप बनाने लगी। बहुत जल्द सूप बनकर तैयार हो गया और राशि भी तैयार थी अपने बर्थडे पार्टी के लिए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राशि की सभी सहेलियाँ हाथों में ढेर सारे गिफ्ट लेकर आई हुई थी। हैप्पी बर्थडे राशि। थैंक्स। थोड़ी देर बाद सभी हॉल में जमा हुए। वहाँ एक टेबल पर चॉकलेट केक रखा हुआ था। फिर सभी ने मिलकर राशि के लिए बर्थडे गाना गाया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर राशि, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर राजकुमारी राशि ने जन्मदिन का केक काटा। उसके बाद सबने मिलकर बर्थडे पार्टी खूब एंजॉय की। थोड़ी देर बाद राजकुमारी राशि की माँ ने सभी को खाने की टेबल पर आने के लिए कहा। चलो आओ बच्चों, अब तुम सबको भूख लग रही होगी, चलो अब कुछ खाते हैं। राजकुमारी राशि चाहती थी कि सभी उसके हाथ का बना हुआ कॉर्न सूप टेस्ट करें। मैंने तुम सबके लिए अपना फेवरेट कॉर्न सूप बनाया है, चख कर देखो, ये बहुत टेस्टी है। तभी पार्टी में आई हुई उसकी एक सहेली जिसका नाम गोपी था, वो बोली, राशि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं सूप नहीं पिज्जा और केक खाना पसंद करूंगी। थोड़ा टेस्ट तो करके देखो गोपी, बहुत टेस्टी बना है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। नहीं राशि, मुझे सिर्फ पिज्जा और केक खाना है। तभी गोपी का हाथ गलती से सूप के बर्तन पर लग गया और सारा सूप टेबल पर गिर गया। ये देख राजकुमारी राशि को बहुत गुस्सा आया। गोपी, ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने मेरा फेवरेट सूप गिरा दिया, पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। अब मैं तुम्हें खाने के लिए पिज्जा और केक नहीं दूंगी, मुझे माफ कर दो राशि, मैं अभी टेबल साफ कर देती हूँ। इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर पार्टी में शामिल होने आई उसकी एक सहेली सिमर बोली, राशि ये तुम ठीक नहीं कर रही, गोपी से सूप गलती से गिरा था, गलती तो हर किसी से होती है और तुमसे भी हुई थी। याद है ना, पिछले हफ्ते बगीचे में तुम एक तितली के साथ खेल रही थी और तुम्हारी गलती की वजह से उसका एक पंख टूट गया था। तुम बिना तितली की मदद किए वहाँ से चली गई थी, पर मैंने और गोपी ने तितली की मदद की थी और उसके पंख पर दवाई लगाई। तुमने उस दिन उस तितली के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था, तुम उसकी मदद किए बिना वहाँ से भाग गई थी, पर हमने तुम्हारी गलती को भुला दिया और तुम्हारी बर्थडे पार्टी में शामिल होने आ गई। हमने भी तो तुम्हें माफ कर दिया था ना। सिमर की बात सुनकर राजकुमारी राशि को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोली, सही कहा सिमर, मुझे माफ कर दो गोपी, मुझे भी माफ कर दो, मुझसे सूप गलती से गिर गया था। फिर राजकुमारी राशि ने गोपी को गले लगा लिया। उसके बाद किचन में जाकर राशि ने गोपी के लिए एक पिज्जा और साथ ही एक बड़ा चॉकलेट केक भी ला कर दिया।
ये सब तुम्हारे लिए है गोपी, मुझे माफ कर देना। दोस्ती तो होती है माफ करने और भूल जाने के लिए। फिर गोपी ने राशि को सरप्राइज कर दिया, उसके हाथ का बनाया हुआ कॉर्न सूप मांगकर। राशि, मुझे थोड़ा सा कॉर्न सूप दोगी जो तुमने अपने हाथों से बनाया है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आती हूँ। वाओ, सूप तो बहुत ही बढ़िया बना है। तुम तो बहुत ही अच्छी कुक हो राशि। फिर सभी सहेलियों ने मिलकर बर्थडे पार्टी को खूब एंजॉय किया। किसी गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। मीरा स्वभाव की बहुत अच्छी लड़की थी। मीरा के पिता किसान थे। मीरा के पिता ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते थे, लेकिन तब भी मीरा के पिता मीरा की सारी ख्वाहिश को पूरा करते थे। उसी गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी गांव के सेठ बंसीलाल की बेटी थी। स्वीटी और मीरा में बहुत ही अच्छी मित्रता थी। मीरा जब भी अपने दोस्त स्वीटी के पास अच्छे ब्रांडेड कपड़े और अच्छा मेकअप का सामान देखती थी, तो वो घर आकर अपने पापा से उस चीज की मांग करती थी। पापा, आज स्वीटी के पापा स्वीटी के लिए बहुत ही अच्छा सा गाउन लेकर आए हैं। और पापा, मेरे पास तो एक भी गाउन नहीं है, तो आप भी मुझे एक अच्छा सा गाउन दिलवा दो ना। बस इतनी सी बात, मैं कल ही बाजार जाकर अपनी गुड़िया रानी के लिए एक अच्छा सा गाउन खरीद कर ले आऊंगा। सच में? आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। मैं अभी ये बात स्वीटी को बता कर आती हूँ। इतना बोलकर मीरा घर से चली जाती है। मीना के घर से जाने के बाद मीरा की माँ मीरा के पिता से कहती है, आपने इसे आजकल कुछ ज्यादा ही सर पर चढ़ा कर रखा है। स्वीटी तो बहुत बड़े सेठ की लड़की है, हम चाहकर भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हमें लगता है अब ये बात हमारी बेटी को भी समझनी चाहिए, वरना उसकी ख्वाहिशें दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी। अरे भाग्यवान, फिक्र मत करो, मीरा अभी बच्ची है, वक्त आने पर वो सब कुछ समझ जाएगी, और अभी से ही हम उसकी खुशियाँ क्यों छीने। फिर अगले दिन, अरे सुनती हो, जरा वो 500 रुपए देना जो मैंने तुम्हें कल दिए थे। वो मैं बाजार जा रहा हूँ मीरा के लिए गाउन लेने। दोनों बाप बेटी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ घर में खाने को खाना नहीं है, लेकिन इनको उसके शौक पूरे करना ज्यादा जरूरी है। तो क्या हुआ, एक ही तो संतान है हमारी, पैसे का क्या है, ये तो आता जाता रहता है। अब मुझे पैसे दो, मुझे देर हो रही है। उसके बाद मीरा के पिता घर से चले जाते हैं और शाम होने पर मीरा के पिता मीरा के लिए एक बहुत अच्छा सा गाउन लेकर आ जाते हैं। मीरा गाउन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो फौरन ही गाउन पहनकर स्वीटी के घर पर चली जाती है। स्वीटी, मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक है, लेकिन मेरे गाउन से अच्छा नहीं है। मेरा गाउन सुपर मार्केट का है, वो भी पूरे 20,000 रुपए का। और हाँ, आज तो मेरे पापा ने मुझे साइकिल भी दिलवाई है। चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। अरे वाह स्वीटी, ये साइकिल तो बहुत अच्छी है, एक बार मुझे भी चलाने दो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुझे भी चलानी है तो तू अपने पापा से मांग ले। इतना बोलकर स्वीटी अपनी साइकिल चलाने लगती है। मीरा स्वीटी को दूर से ही देख रही थी। मीरा जब घर आती है और उदास मन से एक कोने में जाकर बैठ जाती है, तभी उसके पापा उससे आकर कहते हैं, क्या हुआ मीरा बेटी, उदास क्यों बैठी हो? गाउन पसंद नहीं आया क्या? पापा, मुझे एक साइकिल चाहिए, क्या आप मुझे एक साइकिल दिलवा दोगे? मीरा के इतना कहते ही मीरा की माँ बहुत भड़क जाती है
और मीरा से गुस्से में आकर कहती है, बस अब बहुत हुआ, अब तुझे घर बेचकर साइकिल तो दिलवाएंगे नहीं हम। अरे भाग्यवान, भड़को मत। मैंने बहुत सह लिया, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। स्वीटी एक बहुत बड़े सेठ की बेटी है, हम उनकी तरह अमीर नहीं हैं। और तुझे दिखाई नहीं देता, तेरे पापा किसान हैं, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। किसी को देखकर लालच नहीं किया जाता, हमेशा जितना है उतने में ही खुश रहा करो। मीरा अपने माता पिता की बात सुनकर घर के बाहर उदास होकर बैठ जाती है और दूर से ही स्वीटी को साइकिल चलाते हुए देख रही होती है। ऐसे ही काफी दिन बीत जाती हैं। स्वीटी मीरा से थोड़े ही दिन बड़ी थी। स्वीटी के 2 दिन बाद ही मीरा का बर्थडे आता था। स्वीटी के माता पिता स्वीटी का जन्मदिन बहुत प्यार से मनाते थे। इस बार भी स्वीटी के माता पिता ने स्वीटी के बर्थडे का बहुत अच्छा इंतजाम किया था। मीरा जब स्वीटी के घर पर गई तो उसने देखा कि स्वीटी के डैडी ने उसको बहुत बड़ा केक ला कर दिया है। मीरा उस केक को एकटक निहारती जा रही थी। अरे क्या हुआ? तो इतनी हैरानी से इस केक को क्यों देख रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तेरा केक बहुत अच्छा लग रहा है। होगा क्यों नहीं, मेरे पापा ने लाकर दिया है। वैसे मुझे चॉकलेट केक बहुत पसंद है, इसलिए मैं ये केक किसी को भी नहीं दूंगी। केक कट होने के बाद सारा केक मैं खुद ही खाऊंगी। लेकिन तेरी शक्ल देखकर लग रहा है कि तेरा भी केक खाने का बहुत मन है। चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा केक तुझे भी दे दूंगी। आखिर तूने इतना बड़ा और इतना महंगा केक कभी भी नहीं खाया होगा। बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद मीरा अपने घर पर वापस आती है और अपनी माँ से कहती है, माँ 2 दिन के बाद मेरा भी जन्मदिन है, मुझे भी एक अच्छा सा केक चाहिए। अब आप मना मत कर देना, क्योंकि अब मैं आपसे किसी भी चीज की जिद नहीं करती हूँ, तो इस बार आपको मेरी बात माननी ही होगी। बेटी, इस बार घर की हालत कुछ ठीक नहीं है। मैं घर में तुम्हारे लिए हलवे का केक बना दूंगी, तुम उसी को काट कर अपना जन्मदिन मना लेना। नहीं माँ, हलवे के केक से जन्मदिन नहीं मनाऊंगी मैं। आप कभी भी मेरी कोई भी बात नहीं मानती हो, मैं आपसे कभी भी बात नहीं करूँगी। इतना बोलकर मीरा एक पार्क में जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लग जाती है। वहीं से एक परी गुजर रही थी। वो परी मीरा को रोता हुआ देखकर मीरा के पास आती है और उससे कहती है, अरे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बताऊं परी जी, मेरी सहेली के पिता ने उसका जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया है, लेकिन मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक केक भी नहीं मंगा रही है। वो कह रही है कि मैं हलवे को केक बनाकर काट लूं और उसी से अपना जन्मदिन मना लूं। हलवे के केक से भला कोई जन्मदिन मनाता है क्या? कोई बात नहीं बेटी, तुम रो मत, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। इतना कहकर परी अपने जादू की मदद से 2 सुंदर सुंदर केक प्रकट करती है और उससे कहती है, मीरा, ये पहला वाला केक तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा। परी जी, दूसरा वाला केक क्या करेगा? इस दूसरे वाले केक से तुम बहुत सारे केक मांग सकती हो। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इतना कहकर मीरा परी का शुक्रिया अदा करके वहाँ से वापस चली जाती है। घर आकर मीरा अपनी माँ को वो सारी बातें बता देती है। सच में अब तो हम अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। हाँ माँ, क्यों नहीं। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। आज मीरा का जन्मदिन था। आज मीरा बहुत ज्यादा खुश थी। मीरा के माता पिता जादुई केक की मदद से मीरा को बहुत सारे गिफ्ट देते हैं।
उस दिन से मीरा अपने माता पिता के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा ने अपनी इच्छा पूरी करने वाले जादुई केक से एक बहुत अच्छा सा घर मांगा और उसको एक बहुत बड़ा सा घर मिल गया। और उसके बाद मीरा ने बहुत सारे केक देने वाले जादुई केक से बहुत सारे केक मांगे और अपने माता पिता के लिए एक केक की दुकान खुलवा दी। मीरा के माता पिता दूसरे वाले जादुई केक की मदद से दुकान में बहुत सारे केक लेते थे और उसे बेच दिया करते थे। अब उनके पास घर में किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी। फिर मीरा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। पत्नी चंपा के गुजर जाने के बाद अपनी 5 साल की बेटी नायरा की देखभाल करने के लिए बंसीलाल ने कोमोलिका नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। कोमोलिका की पहले पति से सृष्टि नाम की एक बेटी थी। कोमोलिका बहुत ही लालची औरत थी। उसने बंसीलाल से शादी सिर्फ जायदाद के लालच में ही की थी। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब नायरा और सृष्टि बड़ी हो गई थी। बड़ी होने के बाद नायरा बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गई, जिस वजह से उसकी सौतेली बहन सृष्टि नायरा की खूबसूरती से बहुत जलती थी। कोमोलिका और सृष्टि दोनों नायरा से बहुत नफरत करती थी। माँ, मुझे नायरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसे तुम घर से बाहर क्यों नहीं निकाल देती? अरे, मैं तो इसे ऊपर पहुँचाने की सोच रही हूँ। फिर तुम कुछ करती क्यों नहीं माँ? बस मौके का इंतजार कर रही हूँ बेटी। बस एक बार इसके बाप को किसी काम से शहर जाने दो, उसके बाद हम नायरा को रास्ते से हटा देंगे और कुछ ही दिनों बाद इसके बाप को भी रास्ते से हटा देंगे और पूरी जायदाद पर सिर्फ और सिर्फ हमारा ही राज होगा। एक दिन नायरा को देखने के लिए रणबीर नाम के एक लड़के का रिश्ता आया। रणबीर दिखने में बहुत ही हैंडसम था। उसे देखते ही सृष्टि उसके प्यार में दीवानी हो गई और अपनी माँ के पास जाकर उससे बोली, माँ, मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगी। इधर रणबीर और उसके घर वाले नायरा को पसंद कर लेते हैं। ये सुनकर कोमोलिका और सृष्टि गुस्से से जलने लगती हैं। माँ, कुछ करो ना, वरना उस बंदरिया की शादी मेरे हैंडसम राजकुमार रणबीर से हो जाएगी। तो फिक्र मत कर बेटी, मैं रणबीर की शादी नायरा के साथ कभी भी नहीं होने दूंगी। अगली सुबह नायरा के पिता बंसीलाल को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ गया। ये देखकर कोमोलिका मन ही मन बहुत खुश हुई। सुना है जंगल के पास वाली नदी में खतरनाक मगरमच्छ रहते हैं। यही अच्छा मौका है नायरा को रास्ते से हटाने का। इतना कहकर कोमोलिका ने नायरा को बुलाया और उससे कहा, अरे ओ नायरा, नायरा जरा इधर तो आना। हाँ माँ, आपने बुलाया? जंगल के पास वाली नदी में जो नीले रंग के फूल खिले हैं, उन्हें तोड़ कर ले आ। मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सुना है उन फूलों को पीस कर लगाने से कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। पर माँ, मैं अकेले जंगल में नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है और आज तो मेरा बर्थडे भी है। आज तेरा बर्थडे है तो क्या हम नाचे? ज्यादा बहाने मत बना, जल्दी से जंगल जा और फूल लेकर आ, नहीं तो मैं तुझे घर में घुसने भी नहीं दूंगी। नायरा ना चाहते हुए भी डरी सहमी जंगल जा पहुंची, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका पीछा सृष्टि कर रही है। नायरा जैसे ही नदी के किनारे बैठकर नीले रंग के फूल तोड़ने लगी, तभी सृष्टि ने पीछे से नायरा को जोर का धक्का दे दिया और नायरा नदी में जा गिरी। अरे बचाओ मुझे, कोई मुझे बचाओ, मैं नदी में गिर गई, प्लीज मुझे बचाओ। चलो, अब ये मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। ये कहते हुए सृष्टि घर वापस लौट आई। वहीं दूसरी तरफ नायरा नदी में बहते बहते बहुत दूर चली गई। फिर जब नायरा को होश आया
उसने अपने आप को नदी के दूसरे किनारे पर पाया। अरे, मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई? तभी उसे किसी की आवाज सुनाई दी। जब उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे नदी में एक बोलता हुआ पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्थडे केक लटक रहे थे। घबराओ नहीं नायरा, अब तुम सुरक्षित हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। तुम हैरान हो रही होगी ना कि एक पेड़ नदी में कैसे रह सकता है और वो कैसे बोल सकता है। हाँ, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं एक जादुई बर्थडे केक का पेड़ हूँ और मुझे भी पता है कि तुम्हें किसने जान से मारने की कोशिश की और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। पर अब तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक तोड़ लो और उसे काट कर अपना जन्मदिन मनाओ और उसे खाओ, फिर उसका कमाल देखो। फिर नायरा ने जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक तोड़ लिया। फिर नायरा उस बर्थडे केक को काटती है और उस बर्थडे केक को खाने लगती है। जैसे कि पेड़ ने कहा था, वो जादुई बर्थडे केक खाते ही नायरा पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी और उसके पहने हुए कपड़े भी सोने में बदल गए। नायरा, अब तुम अपने घर जाओ। ये जादुई बर्थडे केक तुम हमेशा अपने साथ रखना। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारी हर इच्छा को भी पूरा करेगा। नायरा पेड़ का धन्यवाद करके जादुई बर्थडे केक लेकर घर लौटी। नायरा को सही सलामत आता देख दोनों माँ बेटी हक्की बक्की रह गई। अरे, ये कलमोही बच कैसे गई? माँ, ये पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही है और उसके कपड़े तो देखो, बिल्कुल सोने के जैसे चमक रहे हैं। अरे हाँ, लगता है जंगल में इसे कोई जादुई चिराग मिल गया। अब मेरा क्या होगा? अब रणबीर के साथ मेरी शादी कैसे होगी? तुझे रणबीर की पड़ी है। पहले हमें इस नायरा की बच्ची के बारे में पता लगाना होगा कि आखिर इसके हाथ ऐसी कौन सी चीज लगी है। चलो, अब मैं जाकर पता लगाती हूँ। इतना कहकर कोमोलिका ने नायरा से कहा, अरे नायरा बेटी, तुम आ गई। देखो तो मेरी कमर में कितना तेज दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे फूल मंगवाए थे, तुम लेकर नहीं आई क्या? नहीं माँ। कोई बात नहीं बेटी, लेकिन एक बात तो बताओ, तुम पहले से भी ज्यादा खूबसूरत कैसे बन गई? और तुम्हारे कपड़े, मेरा मतलब है सोने के कपड़े, तुम्हें कहाँ से मिले? कोमोलिका की बातों में आकर नायरा ने जादुई बर्थडे केक के बारे में उसे सारी सच्चाई बता दी और फिर दोनों ने जादुई बर्थडे केक हथियाने की सोची। और रात होते ही कोमोलिका ने चुपके से नायरा के कमरे में जाकर जादुई बर्थडे केक को चुरा लिया। जल्दी से इस बर्थडे केक को खा लेते हैं, फिर हम जल्दी से करोड़पति बन जाएंगे और उन दोनों बाप बेटियों को घर से बाहर निकाल देंगे। माँ, पहले ये जादुई बर्थडे केक मुझे खाने दो। मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनना है और रणबीर से शादी करके उसकी दुल्हनिया भी तो बनना है। फिर उन दोनों ने बारी बारी जादुई बर्थडे केक को खाया, जो कि बहुत टेस्टी था। जादुई बर्थडे केक खाने के कुछ देर बाद दोनों की शक्ल चुड़ैल में बदल गई। तभी सृष्टि अपनी माँ से बोली, अरे माँ, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हो गया? तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जैसी क्यों लग रही है? मेरी छोड़, तू अपनी शक्ल आईने में जाकर देख, तू भी किसी चुड़ैल से कम नहीं लग रही। जब दोनों ने अपनी अपनी शक्ल आईने में देखी तो वो चिल्ला उठी और जोर जोर से रोने लगी। तभी जादुई बर्थडे केक हवा में उड़ने लगा और उससे आवाज आने लगी, तुम दोनों की यही सजा है कि तुम दोनों अब हमेशा के लिए चुड़ैल बनकर बाकी जिंदगी जंगलों में ही बिताओगी। अब देख क्या रही हो, भागो यहाँ से। अब जंगल में झिंगा लाला करते हुए अपना जीवन बिताना। फिर वो दोनों माँ बेटी मुँह छुपाकर जंगल की ओर भाग जाती हैं
और जंगल में ही एक झोपड़ी बनाकर वहीं पर रहने लग जाती है। वहीं दूसरी ओर नायरा की शादी रणबीर के साथ हो जाती है। फिर नायरा रणबीर के साथ खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।